बात है 1991 की। भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि देश के पास सिर्फ 15 दिन सरवाइव करने के लिए पैसा बचा था। मतलब अगर 15 दिन के अंदर कुछ किया ना गया तो देश भुखमरी और गरीबी के अलावा फिर से गुलाम बनने की कगार पर आ जाएगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 2 दिन में 18% कमजोर हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव देश का सोना गिरवी रखने का फैसला लेते हैं और तकरीबन 405 मिलियन डॉलर का लोन लिया जाता है। उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या किया कि 1 साल के अंदर देश का गिरवी रखा हुआ सारा सोना वापस आ गया और देश एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मनमोहन सिंह के जीवन परिचय से। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह नामक गांव में हुआ था। गाह जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। उनकी माता अमृत कौर और पिता गुरुमुख सिंह थे। इनके बचपन की मजेदार कहानी आपको बताता हूं। जब ये 13 साल के थे तो एक दिन हॉकी खेलते वक्त इनकी गेंद मोहम्मद अली जिन्ना के बगीचे में चली जाती है। आपको बता दें कि जिन्ना उस वक्त मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे और उनके लीडर भी थे। जिस समय मनमोहन सिंह की गेंद जिन्ना के बगीचे में जाती है, उस वक्त जिन्ना अपने घर के सामने खड़े होकर सिगार पी रहे थे। जिन्ना को देखकर मनमोहन सिंह को गुस्सा आ जाता है और गेंद उठाकर जिन्ना के सिर पर मारकर भाग जाते हैं। मनमोहन सिंह की प्राथमिक शिक्षा पंजाब से ही हुई थी। उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह की असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, जहां से उन्होंने पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1958 में उन्होंने गुरशरण कौर से शादी किया और उनकी 3 बेटियां हुईं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। वे पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1987 और 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन के सचिव भी रहे। 1971 में मनमोहन सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया। इसके बाद शुरू होती है मेन कहानी। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, तब 1991 में वे मनमोहन सिंह को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का पद सौंप देते हैं। इस समय मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। इसके लिए मनमोहन सिंह को 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। यह वो दौर था जब देश की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी। हालत इतनी खराब थी कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को नींद नहीं आती थी। 3 जुलाई की बात है। आर्थिक सुधारों के तहत मुद्रा का अवमूल्यन होना था। 1 जुलाई को रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 7% कम हो गई थी, लेकिन रुपए को अभी और नीचे गिरना था। 3 जुलाई को रुपए को 11% और गिरना था। उसी दिन सुबह पीवी नरसिम्हा राव वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को फोन करते हैं और कहते हैं कि 11% अवमूल्यन को अभी के लिए टाल दो। जब तक मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर को फोन करके मना करते, तब तक कहानी खत्म हो चुकी थी। 2 दिन के अंदर रुपए की कीमत 18% गिर गई थी। इसके बाद आता है बजट। मनमोहन सिंह ने बजट का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो समाजवादी सरीखा था। प्रधानमंत्री ने जब इस बजट को पढ़ा तो थोड़ा गुस्से एवं उदासी भरे स्वर में कहते हैं कि क्या इसीलिए तुम्हें वित्त मंत्री चुना गया है? उनको बजट पसंद नहीं आया, लेकिन मनमोहन सिंह जानते थे कि इसका असर बहुत लंबा होने वाला है और यह एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है। 24 जुलाई 1991 को
मनमोहन सिंह बजट पेश करते हैं। 18,150 शब्दों का यह भाषण आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इस भाषण में मनमोहन सिंह कहते हैं कि किसी विचार का सही समय आ जाए तो फिर उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से घटाकर 50% कर दिया गया। बॉर्डर ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। इंपोर्ट के लिए लाइसेंस प्रोसेस को आसान बनाने का प्रावधान भी इस बजट में था। बजट में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। इस बजट को भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट माना जाता है, लेकिन तब किसी में फ्यूचर देखने की ताकत नहीं थी। मनमोहन सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं इस बजट को लेकर पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे, पर आने वाले समय में यह बजट भारत के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। इस काम के लिए मनमोहन सिंह को 1993 और 94 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने का सफर कैसा था? सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार जाती है और माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है। वहीं राहुल गांधी अपनी मां से कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री न बने। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राहुल को डर था कि अगर मां प्रधानमंत्री बनती है तो उन्हें भी दादी और पिताजी की तरह मार दिया जाएगा। राहुल बहुत गुस्से में थे और अपनी मां से कहते हैं कि आपके पास 24 घंटे का समय है, सोच लीजिए क्या करना है। सोनिया गांधी असमंजस में पड़ गई और आखिरकार उन्होंने संसद में ऐलान कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। यह सुनकर संसद में हाहाकार मच गया कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तो फिर कौन बनेगा। पर उन्हें क्या पता कि सोनिया गांधी ने पहले ही किसी और को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। मनमोहन सिंह तब सोनिया के आसपास ही रहते थे और कांग्रेस की बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। फिर 22 मई 2004 को वे प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह भी भ्रष्टाचार के दाग से दूर नहीं रह सके और उन पर भी कुछ घोटालों का आरोप लगाया गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ का घपला किया गया था। इस घोटाले में विपक्ष के दबाव के चलते मनमोहन सरकार में संचार मंत्री ए राजा को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री के चुप्पी पर सवाल भी उठाया था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस महाघोटाले का राज है कोयले का कैप्टिव ब्लैक, जिसमें निजी क्षेत्र को उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लैक आवंटित कर दिया गया। इस कैप्टिव ब्लैक का फायदा हिंडाल्को, जेपी पावर, जिंदल पावर और जीवीके पावर आदि कंपनियों ने खूब उठाया। यह नीति प्रधानमंत्री ने स्वयं बनाई थी। आपको बता दें कि उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में वे लगातार दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 26 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हो गई।